हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, किससे इसको डिनोट करते हैं, क्या क्या कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद इसका डेप्थ नॉलेज हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर मैं लिख देता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली जो हम लोग डिनोट करते हैं दैट इज फाई से। आइए पहले लिख देता हूँ टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको जनरली हम लोग जो डिनोट करते हैं वो फाई से डिनोट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? इसका जनरल सा डेफिनेशन हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्स विद द सरफेस। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्स विद द सरफेस। ठीक है, मतलब सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है और सरफेस को किस किस पोजीशन पे रखेंगे तो क्या क्या चीजें निकल करके सामने आएगी, वही हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स। ठीक है, तो पहला क्या है? सबसे पहला जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा जो है दैट इज एरिया। तीसरा क्या है? तीसरा दैट इज एंगल। ठीक है, तीनों को अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर। जैसे मान लो एक सरफेस ले लिया, ये सरफेस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या यहाँ पे क्या बोलूंगा? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। क्या बोल रहा हूँ मैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द मोर फ्रॉम दैट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा, ऑब्वियस से बात है ना। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? उसका स्ट्रांगनेस और वीकनेस। अगर मैग्नीट्यूड कम होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है, मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा, है ना। अगर ये कम हुआ तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा एरिया। एरिया का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो अब मैं दो सरफेस बनाता हूँ, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि बड़े वाला ये, इसका A1 नाम दे देता है, इसका नाम A2 नाम दे देता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे पास कर रहा है, A1 से या A2 से? तो आपका आंसर होगा सर A2 से 4 पास कर रहा है और A1 से 2 पास कर रहा है। तो मतलब हमने क्या देखा है कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास करेगा। ठीक है, अब थर्ड वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एंगल। बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? वो चलिए देखते हैं। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो एरिया की बात आ रही है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो 99% बच्चे बोलेंगे सर स्केलर क्वांटिटी है। बट आप गलत हो जाओगे, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ठीक है आपने वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया, मैग्नीट्यूड तो सर समझ में आता है, बट सर इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया का जो डायरेक्शन होगा, एरिया का जो डायरेक्शन होगा
एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो होगा प्लेन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, प्लेन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। मतलब क्या हुआ अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है, मतलब सरफेस है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो इसका परपेंडिकुलर हमारा अगर मैं निकालूंगा एरिया का डायरेक्शन, तो चाहे इस तरफ होगा चाहे इस तरफ होगा। तो अगर मैं इस तरफ ले लिया तो पूरे ओवरऑल अगर आप कोई डेरिवेशन कर रहे हो तो डायरेक्शन चेंज मत करना, एक तरफ फिक्स कर देना। एरिया का जो डायरेक्शन है एक तरफ आप फिक्स कर देना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ले लिया और एरिया का भी डायरेक्शन इधर ही ले लिया, ठीक है। तो जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है तो थीटा क्या बनाएगा, एंगल क्या बनाएगा, 0, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं इसको ऐसे करके ले रहा हूँ, अब सरफेस को मैंने ऐसे ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस बार सरफेस जो हमने लिया है उसमें एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा, और तो एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स की तरफ होता है, तो ये एरिया का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया। तो यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइन जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर एरिया का डायरेक्शन है, तो इस बार थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब आप बोलोगे सर थीटा तो पता चल गया बट फ्लक्स के बारे में तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि फ्लक्स कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ जीरो होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा, जैसे ये जो सरफेस है तो इसी टाइप के सरफेस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो अब बोलोगे सर, तो सबसे पहला कंडीशन में जहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, वहां पे हमारा जो फ्लक्स है वो सबसे ज्यादा होगा सर। बट मैथमेटिकली सर हम लोग कैसे उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए बताते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग देखेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि फ्लक्स को हम लोग ये भी बोलते हैं स्केलर स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट कहाँ पे होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट, ठीक है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। और आप लोगों को पता ही होगा अगर डॉट मैंने हटाया तो वहां पे क्या लगता है, ई ए कॉस थीटा। तो ये तो मैग्नीट्यूड होगा इस बार, जहाँ पे ई और ए जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा ई ए कॉस थीटा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ जी बच्चों, एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चलो, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ कि आपने यहाँ पे क्रॉस क्यों नहीं लिया, डॉट ही क्यों लिया। देखिए रीजन इसका क्या है। अभी जैसे मैंने आपको दो डायग्राम बनाया था, एक ऐसा डायग्राम बनाया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा था, ठीक है, और एक ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा था और एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स था, और यहाँ पे भी एरिया का डायरेक्शन पैरेलल था। तो यहाँ पे थीटा हमारा हुआ था क्या, 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा क्या हुआ था, 90 डिग्री, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, तो सॉरी फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई ए, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होता है, 1, तो ई ए, देखिए ध्यान से, फाई हमारा क्या हो गया, ई ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री डालता हूँ तो फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होता है, 0, तो यहाँ पे
कुछ भी फ्लक्स नहीं मिलेगा। जब एरिया इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर एरिया हो गया तो वहाँ पे फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर है? और डायग्राम से भी हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं कर रहा है। हालांकि मैंने डायग्राम थोड़ा सा इस तरीके का बनाया है, बट आपको नोट्स में एकदम परफेक्ट डायग्राम मिलेगा। यहाँ पे बस समझाने के लिए मैंने करा, ठीक है, कि एक भी लाइन यहाँ पे पास नहीं करवाया यहाँ पे, क्योंकि 5 वहाँ पे जीरो होगा, कोई भी फ्लक्स नहीं मिलता। और यहाँ पे आप डायग्राम से देखते ही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा यहीं पे पास करेगा, इसलिए मैक्सिमम। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट्स आप लोग को? नहीं। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि आप लोग को जो सरफेस मिले लाइक इस टाइप का मिले, ठीक है। अगर मान लो सरफेस आपको ऐसा दे दे, अब बोलेगा कि टोटल फ्लक्स निकाल करके बताइए, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर इसको ऐसा कर लेंगे कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, ठीक है, तो सर क्या करेंगे, ये सरफेस को हम लोग छोटे 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 हिस्सों में बांट लेंगे। तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेने के बाद अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरे इसका हमें फ्लक्स मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा एकदम सही, एकदम कर सकते हो ऐसा। तो आप मुझे ये बताओ कि कैसे बांटोगे छोटे छोटे हिस्सों में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। इसको हम लोग करेंगे ऐसे करके, लाइक मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गया है, तो इस पॉइंट पे अगर मान लो मैंने ds मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स किधर बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स कहाँ पे बनेगा, ऐसे बनेगा। मान लो इस पॉइंट पे लिया मैंने, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स किधर बनेगा, इधर बनेगा। मान लो इस पॉइंट पे लिया मैंने, इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये थीटा क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और यहाँ पे जो है मेरा एंगल बन रहा है वो थीटा क्या बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री बन रहा है। मतलब जब इन कर रहा है किसी सरफेस के अंदर, इन कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे 90 से ज्यादा बन रहा है। जब आउट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, वो 90 से कम बन रहा है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे? तो देखो जरा ध्यान से देखो। अब टोटल इलेक्ट्रिक मतलब फ्लक्स आपको निकालना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप क्या करोगे कि अभी जैसे ds लिया था तो dA भी लिख सकते हो, dA भी लिख सकते हो, ds भी लिख सकते हो, कुछ आपके ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोग को बोलूँ कि d5 मतलब स्मॉल, जो स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में बांट रहे, तो उसका फ्लक्स क्या होगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब स्मॉल एरिया ले लिया, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, स्मॉल एरिया ले लिया, तो अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो ये डी गायब हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ से डी गायब हो जाएगा, 5 मिल जाएगा हमें, 5 क्या मिलेगा, ए डॉट डी। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखना, आपके बुक में ऐसा करके बना होगा, तो इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। आगे चल के हम लोग गॉस लॉ में देखेंगे कि गॉस लॉ जो एप्लीकेबल होता है वो सिर्फ गॉस लॉ में, सॉरी, क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जरा ध्यान से देखना, ये इनवर्ट्स जो हमारा जा रहा है, ये इनवर्ट्स जो हमारा यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, उस पे हमारा जो थीटा बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि अगर मान लो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बनेगा, तो मेरा फिर कॉस का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आना स्टार्ट कर देगा, है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते, कॉस 180 डिग्री, तो क्या बोलते हो सर, -1 आता है। तो अगर मान लो फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 180 डिग्री कर दिया मैं, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -EA। तो ये जो मेरा -EA आ रहा है वो सबसे मिनिमम आएगा, ऐसा समझ में। मैक्सिमम 0 डिग्री वाले पे नहीं आएगा, 90 डिग्री वाले पे, और मिनिमम कहाँ पे आएगा, 180 डिग्री वाले पे। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो मतलब क्या हुआ, अगर 90 से ज्यादा अगर हम थीटा लेते हैं और वो कॉस पे पुट करते हैं तो नेगेटिव देगा। तो इनवर्ट्स में जब भी वो जाएगा तो नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव। और आउटवर्ड्स में 90 से कम, 90 से कम कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है।
तो आउटवर्ड्स के लिए हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। इनवर्ड्स के लिए हमारा फ्लक्स नेगेटिव हो गया, आउटवर्ड्स के लिए फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो एंगल 90 से ये ज्यादा बन रहा था, ये सॉरी थीटा जो है वो 90 से ज्यादा बन रहा था, यहाँ पे थीटा जो है वो 90 से कम बन रहा है, यही रीजन है यहाँ। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने क्या देखा, इससे हम लोगों ने देखा तीन चीजें, कि फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, फ्लक्स जो है वो जीरो भी हो सकता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे भी हम आप लोग के लिए वीडियो डालते रहेंगे। तो आप लोग से ये गुजारिश ये है कि आप लोग ध्यान से पढ़िए, और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।